सुप्रभात, मैं हूं स्नेहलता और शुरू करेंगे हम हमारा खास बुलेटिन जिसका नाम है गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे यूपी उत्तराखंड की हर छोटी और बड़ी खबर। बिल्कुल, आपको बताएंगे कि गोरखपुर में आज किस तरीके की सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही आप जानेंगे कि अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया के अपना प्लान के बारे में। बिल्कुल, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे आपके जिलों की हर छोटी और बड़ी खबर। तो जल्दी से शुरू करते हैं खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो चलिए शुरुआत आयुषी अहम खबर के साथ करेंगे। बिल्कुल, चलिए लखनऊ से एक अहम खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की एक अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट की अहम बैठक है और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें तमाम जो प्रस्ताव हैं वो रखे जा सकते हैं। बिल्कुल, और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर के चर्चा, मंथन और मुहर भी लगने की संभावना बताई जा रही है। मंगलवार है और 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग है, जहां कई तरीके के प्रस्ताव हैं जो पाइपलाइन में हैं और आज ये माना जा रहा है कि उनको टेबल किया जा सकता है, उनको रखा जाता है सामने और अगर सहमति बनती है तो उस पर मुहर भी लगता है। तो कई प्रस्तावों पर आज चर्चा होनी है, ये खबर आ रही है। 11 बजे लोक भवन में ये बैठक। कई प्रस्तावों पर आज बैठक में चर्चा होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये अहम बैठक आज होने वाली है। तो लखनऊ में ये अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे का समय है बैठक का, जहां तमाम प्रस्ताव रखे जाएंगे, उन पर चर्चा की जाएगी और अगर सहमति बनी तो इन प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। चलिए बात करते हैं सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की। आज योगी 3 दिनों के लिए गोरखपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो 125 करोड़ की विकास योजनाओं की जनता को सौगात देंगे। सीएम योगी आज 400 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इन योजनाओं में सड़क से संबंधित योजनाएं शामिल हैं और आज शाम को भी सीएम योगी आज शाम को ही पहुंचेंगे और इसके बाद देखिए किस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे अहम यह है कि सौगातों से भरा ये दौरा होगा। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण नहीं तो शिलान्यास होना है। इसी तहत ये 3 दिन का दौरा गोरखपुर का विकास योजनाओं की सौगात से भरा हुआ, जहां योजनाओं की बारिश होने वाली है गोरखपुर के लिए। तो बिल्कुल 3 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर का दौरा है और अपने आप में काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। तो देखिए, गोरखनाथ मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी विराट कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन गोरखपुर के मेयर सीताराम जायसवाल ने किया। कुश्ती प्रतियोगिता के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। आज वो कुश्ती के विजेता पहलवानों को इनाम देकर सम्मानित भी करेंगे। भारत में नाग पंचमी जितनी पुरानी है, कुश्ती के जोर भी उतने ही पुराने हैं। एक जमाने में अखाड़े पहलवान तैयार करने की नर्सरी हुआ करते थे, यानी कुश्ती हमारे कल्चर में बसती है। गोरखनाथ मंदिर इस परंपरा को संजोए हुए है। नाग पंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में 2 दिवसीय विराट कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कुश्ती प्रतियोगिता का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाग पंचमी के दिन करेंगे। मुख्यमंत्री जी आएंगे और समापन में पहलवानों को पुरस्कार देंगे और आशीर्वचन देंगे। कुश्ती प्रतियोगिता में 70 किलोग्राम के भार में गोरखपुर केसरी का खिताब जीतने वाले को 21,000 रुपयों के साथ एक गदा दिया जाएगा, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले पहलवान को 11,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें जो केसरी चुना जाता है उसको 21,000 रुपये
और जो कल है, एक गदा दिया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में जो आज ये सेकंड के 11,000 रुपया दिया जाता है। गोरखनाथ मंदिर संस्कृति और सभ्यता के साथ कुश्ती को प्रोत्साहित करता है। यही वजह है कि यहाँ के पहलवान अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखते हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पदक जीते हैं। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आइए अब बात करते हैं अपना दल एस की। आज लखनऊ में अपना दल एस की अहम बैठक होने जा रही है और मिशन 2024 के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दोपहर 1 बजे का वक्त है और 1 बजे से गांधी भवन में ये बैठक आयोजित है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। बिल्कुल, बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ संगठन से जुड़ी कई घोषणाएं भी की जाएंगी। तो अपना दल की बड़ी बैठक जिसमें मुख्य फोकस रहेगा क्या कुछ आगे पार्टी की रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम जो रणनीति है पार्टी की तरफ से वो बनाई जाएगी और साथ ही साथ संगठन से जुड़ी हुई कई घोषणाएं भी आज की जाएगी। तो अनुप्रिया पटेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और वहीं देखिए, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बताया ये जा रहा है कि अब्बास नए पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर की हिट लिस्ट में शामिल हैं और कुर्सी संभालते ही कमिश्नर शिरोडकर ने अब्बास अंसारी की फाइल मंगा ली है। अब्बास के खिलाफ लखनऊ की महानगर और हजरतगंज कोतवाली में धोखाधड़ी के 2 मुकदमे दर्ज हैं और अब्बास को पकड़ने के लिए नए पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों से चर्चा कर ली है। अब्बास को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। आज से ये टीमें दबिश देने का जो सिलसिला है वो भी शुरू करें, यानी दबिश दो और धरपकड़ शुरू करो, इसकी सुगबुगाहट अब मिलनी शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि नए कमिश्नर के आने के साथ ही अब्बास की मुश्किलें बढ़ेंगी। और वही बात मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की, तो आज इस मामले में एक दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हाईकोर्ट ने जिला अदालत से रिपोर्ट मांगी है। याचिका में विवादित परिसर के सर्वे कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही साथ याचिका मनीष यादव की ओर से दाखिल की गई है और इस याचिका पर आज एक अहम सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने जिला अदालत से रिपोर्ट मांगी है और इस पर भी आज सुनवाई होगी। मनीष यादव की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी, उस पर आज सुनवाई होनी है। विवादित परिसर में सर्वे कराने की मांग इस याचिका में की गई है और हाईकोर्ट की तरफ से रिपोर्ट भी इस पूरे मामले पर मांगी गई थी, जिसे भी आज पेश किया जाएगा और ये अहम सुनवाई आज हुई। वहीं देश भर में आज नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन नागकूप पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मान्यता ये है कि यहाँ आने से काल सर्प दोष जो कुंडली में है वो दूर हो जाता है। आपको बताएं, ये व्रत हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वाराणसी में नाग पंचमी के दिन नागकूप पर भक्तों की भीड़ होती है। मान्यता ये है कि यहाँ आने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ये गुरु पतंजलि की तपोस्थली है। मान्यता तो ये भी है कि स्वरूप महर्षि पाणिनि ने यहीं पतंजलि को शिक्षा दी। पाणिनि प्रकांड व्याकरणाचार्य रहे हैं, इसीलिए पाणिनि को बड़े गुरु और पतंजलि को छोटे गुरु की मान्यता प्राप्त है। आज ही के दिन नाग पंचमी को इन दोनों की पूजा की जाती है, इन्हें याद किया जाता है। तो कुल मिलाकर के नाग पंचमी का इतिहास और वर्तमान में अगर तस्वीरों की बात करें तो इसके लिए हम आपको काशी लिए चलेंगे, वाराणसी लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी नीतीश मौजूद हैं और जिस तरीके से काशी की अगर बात करें, हर एक त्योहार काशी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन किस तरीके की रौनक दिखाई दे रही है नीतीश? तो देखिए, नाग पंचमी के दिन भी कई तरीके का इतिहास है, जहां पाणिनि और पतंजलि को जोड़ करके देखा जाता है, गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ करके देखा जाता है। इसके अलावा श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाने की परंपरा सनातन धर्म में आदिकाल से चली आ रही है। बहुत पुरानी परंपरा है और आज भी कई लोग पहुंचते हैं जिन्हें खासकर कुंडली में काल सर्प दोष
से ग्रसित बताया जाता है। चलिए हम रुक करते हैं काशी का, हमारे सहयोगी नीतीश का। नीतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नीतीश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो यही देखना चाहेंगे कि काशी वाले तो हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और नाग पंचमी की रौनक क्या है? स्नेहा, तस्वीरें दिखाते हैं सीधे। ये देखिए, आपको ये नागकूप की तस्वीरें हैं और यहाँ पर कहते हैं कि नागेश्वर महादेव स्वयं यहाँ पर विराजमान है। महादेव यहाँ नागेश्वर स्वरूप में विराजमान है। और कथाओं की बात करें तो महर्षि पाणिनि ने महर्षि पतंजलि को यहाँ शिक्षा दी थी, वो सारी चीज़ें आपने पहले ही बता दी है। लेकिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए ये जो कूप है वो प्रमुख साधन है। जो भी भक्त आज के दिन, चूँकि भगवान शिव का ये नगर है और भगवान शिव का जो मुख्य श्रृंगार है वो सर्प है, और काल सर्प दोष से जो मुक्ति का जो मुख्य मार्ग है वो यहीं पर आकर खुलता है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे जान लेते हैं कि इस कूप की बनावट और इस कूप की महिमा क्या है, इसके नीचे किस तरह का शिवलिंग विराजमान है, जानेंगे आप। यह शिवलिंग इसके नीचे तो बड़ा सी है, जो जैसा रहता है उसी तरह नाग देवता बाबा शिवलिंग विराजमान है। और 9 तावा है, जो उस पर ऊ है वो भी हिलता उलता है। अब पानी की रफ्तार हम लोग पूजा वूजा करने जाते हैं तो उसमें अक्सर कूप देखे हैं, कूप ऐसे देखे हैं जिनका पानी का स्तर नीचे रहता है, लेकिन यहाँ पर ये पानी का स्तर ऊपर आता है, ये कैसे संभव? तो वही कूप में से निकलता है। अंदर जो है सोती है, पूरी चारों तरफ सोती है कुएं में, उसी ये रफ्तार से निकलता है। मान्यता क्या है? ना कुआं मान्यता क्या है यहाँ दर्शन और स्नान से क्या होता है? यही पतंजलि और ये शिवलिंग नाकुआ के वजह से। देखिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती हैं, तो इन महिलाओं से भी हम लोग बातचीत करते हैं, जानते हैं। आप लोग यहाँ दर्शन करने आती हैं, साल में 1 दिन आती हैं, तो महत्ता क्या है? इससे सुनने में ये आया है कि इससे दर्शन करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। इसमें पहले स्नान किया जाता है, स्नान करने के बाद इस होता है, और उसके होने के बाद इसे मानते हैं लोग, इससे काल सर्प दूर हो जाता है। जी, केवल नाग पंचमी के दिन मंदिर खुलता है। ऐसा पता चला कि यहाँ पे नहाने से काल दोष अनेक मान्यताएं यहाँ जुटी हैं। यहाँ कूप से पाताल लोग, नाग लोग जाने का भी रास्ता लोग बताते हैं। यहाँ शिवलिंग भी है और इस प्रकार से यहाँ का कुंड की महत्ता अलग है। अनेक चढ़ावे में दूध, लावा, तुलसी और मदार का जो माला है वो यहाँ पर खास तौर पे चढ़ता है। नागेश्वर महादेव का ये मंदिर है और यहाँ पर जो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और इसके साथ गंगा का स्नान करने के साथ ही इस कूप का स्नान करते हैं तो उनके काल सर्प दोष दूर होते हैं। और यहाँ पर तो काशी में कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि की पूजा भी होती है। बड़े गुरु छोटे गुरु के रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है। बनारस में आप नाग पंचमी के दिन जहाँ भी जाएंगे, बड़े गुरु का नाग और छोटे गुरु का नाग ये कह के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ पर लोगों को उत्साहित करते हैं और दिन में दंगल कुश्ती का भी आयोजन किया जाता है। तो सुबह की शुरुआत नागकूप के दर्शन से साल में 1 दिन ये मंदिर खुलता है और इसके बाद जब यहाँ पर दर्शन पूजन और कूप स्नान हो जाता है तो उसके बाद जो भक्त हैं वो घर पे जाते हैं, पूजन करते हैं और पूजन के बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। तो आप देखिए इस वक्त नागकूप पर भक्तों की भीड़ है और भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपको देखिए, ये देखिए, ये आपको दूध और लावा चढ़ाते हुए भक्त दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही ये कूप साल में 1 दिन पहले इसकी सफाई भी होती है। सफाई होने के बाद जब भक्त यहाँ पर दर्शन करके वापस दूसरे दिन चले जाते हैं तो इस कूप की एक बार और सफाई होती है। उस दौरान इस कूप का पूरा जो जल है वो निकाला जाता है और पाताल में कहते हैं कि जाने का, नागलोक में जाने का जो रास्ता है वो यहीं से खुलता है। लेकिन ये मान्यताएं हैं। बिल्कुल नीतीश, ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि साल में 1 बार ये मंदिर खुलता है तो इसके दर्शन हमारे दर्शकों ने भी किया होगा। शुक्रिया नीतीश इन तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आयुषी, चलिए बिल्कुल, लखीमपुर खीरी से खबर है जहां प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक टंकी पर चढ़ गया। वहीं युवक के टंकी पर चढ़ने की खबर से काफी देर तक हंगामा होता रहा। जानकारी होने पर तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसी तरीके से मान मनोबल के बाद युवक को नीचे उतारा गया। तो तस्वीरें आप देखिए, प्रेम प्रसंग के चलते किस तरीके से इस युवक ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाइश के बाद इस युवक को टंकी से नीचे उतारा गया।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नोएडा के सुपरटेक का ट्विन टावर 21 अगस्त को जमींदोज होगा। सुपरटेक ट्विन टावर में आज से बारूद लगाने का काम शुरू होगा। ये काम पुलिस निगरानी में किया जाएगा। बिल्कुल, आज से 20 अगस्त के बीच पिलर में खोदे गए जो होल्स हैं उसमें एक्सप्लोडिव डाले जाएंगे, विस्फोटक डाले जाएंगे और ट्विन टावर का ये जायजा भी लिया है हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा ने। नोएडा इस वक्त सुर्खियों में है और खास तौर से सेक्टर 93A, क्योंकि यहाँ पर देश की एक शानदार बिल्डिंग जमींदोज होने वाली है जिसका नाम है ट्विन टावर। और ये देखिए आपके सामने है, लेकिन शानदार तरीके से जो बिल्डिंग बन रही थी उसमें काला कारनामा हुआ था, अवैध ढंग से इस बिल्डिंग को बनाया गया था और इसीलिए इसको तोड़ने के आदेश हो गए। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तोड़ने का निर्देश दिया था और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं क्योंकि रिहायशी इलाका है। सुरक्षित तरीके से इमारत गिरा दी जाए, सुरक्षित तरीके से इमारत गिरे, ये एक चुनौती है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये इमारत बनी है और बगल में जो हरे पर्दे से ढकी इमारत दिख रही वो इमारत हो गई। इसके साथ ही साथ अपने हम बाएं तरफ अगर देखें तो इसके बगल भी ये इमारतें दिख रही हैं जहां पर ढकने की प्रक्रिया चल रही है। चुनौती ये है कि जब ये 40 मंजिला ट्विन टावर गिरेगा तो इन इमारतों को नुकसान ना पहुंचे, यहाँ के जो रहवासी हैं जो अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, ये बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। हालांकि दिन रात इस पर काम हो रहा है और आप देखिए ये जो कवर किया गया है काले और सफ़ेद कपड़ों से, ये इसलिए है ताकि जब विस्फोट इस इमारत में किया जाएगा तो बहुत दूर तक जो टुकड़े हैं इमारत के वो न जाए। हालांकि इस तरीके की इमारतें जब तोड़ी जाती हैं तो इम्प्लोजन किया जाता है, एक्सप्लोजन में जो मलबा होता है दूर तक जाता है, लेकिन इम्प्लोजन में इमारत वहीं धराशायी हो जाती है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आसपास जो इसके फ्लैट्स बने हुए हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना है और स्ट्रक्चरल जो ऑडिट है वो भी इन फ्लैट्स का हो रहा है। तो देखिए इनको कैसे उस धमाके से बचाया जाए वो प्रक्रिया चल रही है। 24 घंटे काम हो रहा है, इमारतों को कैसे ढकना है, कैसे नुकसान से बचाना है और ये पूरी प्रक्रिया जारी है। ये जो गगनचुंबी इमारत दिख रही है देश की शानदार इमारतों में से एक जिसको माना जाता था, इसका केवल मलबा बचेगा, अस्तित्व इसका खत्म हो जाएगा। इस संदेश के साथ कि आप कितने भी ऊंचे हों, कितने भी रसूखदार हों, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो फिर आपको कानून का चाबुक झेलना पड़ेगा। सुनील के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, नोएडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।